नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में 87 लेक्चर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये हार्टिकल्चर का ये है जो दूसरा लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो 86 वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने हार्टिकल्चर स्टार्ट किया था। हार्टिकल्चर का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखी गई हैं बुक्स में उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। और अगर कुछ इसमें समझाने वाली भी चीज़ होगी डिटेल में तो उसको भी मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है किस तरीके से मैंने याद किया है और वही तरीका लगा के आप भी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले लिखा है प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल इज़ नोन एज वेजिटेबल फोर्सिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी वेजिटेबल है जो विंटर सीजन में ग्रो होती है, मतलब ठंडी के सीजन में ग्रो होने वाली वेजिटेबल को अगर हम गर्मी के सीजन में ग्रो करते हैं तो कैसे ग्रो करेंगे, उसको फोर्सफुली ग्रो करेंगे। फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है वो ठंडी में ग्रो होने का है, लेकिन हम इसको ग्रो कर रहे हैं गर्मी में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ऐसा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि उसको लगे कि ये ठंडी है। जैसे अगर हमको फूल गोभी गर्मी के महीने में ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे, उसको ग्लास हाउस में लगाएंगे और उसमें बाकायदा कूलर लगाएंगे, एयर कंडीशनर लगाएंगे, जिससे कि क्या हो, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाए और हम सब्जी को ग्रो कर पाएँ। तो इसी को कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। मतलब जिस सीजन में जो सब्जी उगती है उस सीजन में उस सब्जी को ना उगाकर किसी दूसरे सीजन में उस सब्जी को उगाया जाए। अल्फांसो इज़ द वैरायटी ऑफ मैंगो ग्रेन इन व्हिच स्टेट। अल्फांसो वैरायटी जो है वो मैंगो की है, उसको कहाँ पर ग्रो किया जाता है, तो इसको जो ग्रो किया जाता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अल्फांसो की जो वैरायटी है मैंगो की जो वैरायटी है अल्फांसो, इसको ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र में। द कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स फॉर कलरलेस फ्रूट। जो कलरलेस फ्रूट होते हैं उसमें कौन सा कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है, मतलब कि जो कलरलेस फ्रूट्स होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है उनको अगर हमको प्रिजर्व करना हो तो हम इसमें कौन सा केमिकल डालते हैं। एक केमिकल होता है, इसको जब हम डाल देते हैं तो हमारा जो फ्रूट है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे हम मुरब्बा बना रहे हैं, मार्मलोड बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, तो उसमें हमको ये डालना पड़ता है क्योंकि इसको डाल देने से हमारे जो फूड हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो वो कौन सा केमिकल है, उस केमिकल का नाम है KMS। सेड लिविंग एनुअल फ्लावर प्लांट्स। ऐसा कौन सा एनुअल फ्लावर प्लांट है, एनुअल मतलब एक वर्षीय पौधा है, फूल वाला पौधा है और सेड लिविंग है, यानी कि छाँव ज़्यादा इसको अच्छा लगता है, इसको धूप नहीं, इसको छाँव ज़्यादा अच्छा लगता है, छाँव में अच्छे से ग्रो हो जाता है, वो आपका है साल्विया। ये साल्विया का प्लांट होता है। ये ब्लू कलर का साल्विया है और इसके साथ साथ कई कलर के साल्विया आते हैं, वाइट कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है। इसके बाद द कॉमनली कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ टेबल पी इन इंडिया। इंडिया में जो टेबल पी समझते हो, मतलब टेबल पी का मतलब होता है ऐसा मटर जिससे सब्जी बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेबल पी। ये बोनविली ये वेराइटी है, ये सब्जी वाली मटर है। इसी को इंडिया में ज़्यादा ग्रो किया जाता है। सब्जी बनाने के लिए जो हरी मटर आती है उसी को बनाने के लिए बोनविली वैरायटी को यूज़ करा जाता है। इसी को ग्रो करते हैं बोनविली वैरायटी को, फिर इसी से सफल मटर भी बनाते हैं और इसी से सब्जी जो मटर की सब्जी बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं यही वाला मटर। इसके बाद है क्रिसेंट इज़ वेल फॉर फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट के लिए क्रिसेंट होता है, एक वॉल होती है, ठीक। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मा। बात समझना, स्टाइल और स्टिग्मा क्या होता है। स्टाइल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टिग्मा जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टाइल और स्टिग्मा ये दोनों क्या होते हैं, सेफ्रॉन इन्हीं से निकलता है। जो हम सेफ्रॉन लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक दिखाया था पिछले वाले लेक्चर में, इसमें आप देख सकते हैं ये जो सेफ्रॉन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सेफ्रॉन क्या है, इसके स्त्री केसर और पुंग केसर है, हिंदी में कहें स्टाइल और स्टिग्मा। यही एक इसका इकोनॉमिक पार्ट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ग्रेप्स आर
जनरली ड्राइड ग्रेप्स जो होता है, जो ग्रेप्स से हम किशमिश बनाते हैं जिसको हम मुनक्का भी कहते हैं, इसको कहाँ पर सुखाया जाता है? इसको सुखाने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है कि इसको सन में सुखा दो, यानी कि धूप में सुखा दो। धूप में सूखता है तो इसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है और आसान भी है, किफ़ायती भी है, सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि सूर्य धूप में सुखाने के लिए हमको कोई अलग से एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है। वहीं अगर हम किसी मशीन से इसको सुखाते हैं तो इलेक्ट्रिक मशीन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, अगर फ्यूल से चलने वाली कोई मशीन होगी तो उसमें डीजल पेट्रोल लगेगा। इस वजह से अपना जो सन ड्राइंग है वो सबसे अच्छा मेथड होता है ग्रेप में, जिसको ग्रेप को सुखा के किशमिश या फिर मुनक्का बना दिया जाता है। सागू बोले तो साबूदाना, ये किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो व्रत रहते हैं लोग जब खाते हैं, जब उपवास होता है तो खाते हैं साबूदाना, दूध में मिला के साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, साबूदाना की खीर बनाते हैं। ये सब बना के जो साबूदाना खाते हैं वो कसावा और टेपियोका के रूट से बनता है, कसावा और टेपियोका के रूट से। इसको मैंने जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर पढ़ाया है उसमें जब मैंने कसावा और टेपियोका एक जो है इसको जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि इसका जो यूज है कसावा और टेपियोका का, इसका यूज साबूदाना बनाने में भी किया जाता है। फेनी एक तरीके का ड्रिंक होता है, उसी को बनाने के लिए किसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? कैजू, एप्पल और कोकोनट। जैसे कि ये फेनी होता है जो, ये एक तरीके का ड्रिंक होता है, एक तरीके से बोल सकते हो एक तरीके का शरबत होता है। इसको बनाने के लिए कैजू एप्पल, जो काजू होता है, काजू जो लगा होता है तो नीचे तो लगा होता है काजू, ऊपर अमरूद जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के नीचे काजू लगा होता है। काजू जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि काजू में कैसा काजू होता है। तो ऊपर वाला जो अमरूद वाला पार्ट जैसे दिखता है, जैसे अमरूद जैसा दिखता है, वो कसैला कसैला होता है, उसको और कोकोनट को, इन्हीं दोनों का यूज़ करके बनाते हैं एक ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं फेनी। इसको पिया जाता है। इसके बाद साइडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय, तो साइडर किससे प्रिपेयर किया जाता है? एप्पल और पियर से। इस तरीके का होता है साइडर, नाम होता है इसका साइडर। ऐसे समझो कि एप्पल और पियर का जो शरबत बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइडर बोलते हैं। ठीक। इसके बाद टी इज़ कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय, जो टी होता है, टी बोले तो चाय, जो चाय की पत्ती होती है, इसको ज़्यादातर प्रोपोगेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? सॉफ्ट वुड कटिंग यूज करते हैं। कैसे? जब हमको टी का प्लांट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट से ऊपर के 4-5 पत्तियां और एक छोटा सा तने सहित 4-5 पत्तियों को काट लेते हैं और उसको फिर से हम दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। यही तरीका होता है टी के प्रोपोगेशन का, यानी कि चाय के प्रवर्धन का। ठीक। ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम, डेट पाम का जो ओरिजिन प्लेस है, डेट पाम का मतलब होता है खजूर। खजूर का जो जन्म स्थान है वो इराक में माना जाता है, क्योंकि इराक ड्राई एरिया है जहाँ पर पानी की कमी होती है, रेतीली भूमि है, और डेट पाम खजूर को ग्रो होने के लिए भी इसी तरह की कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाती है। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर खजूर अच्छे से ग्रो होता है। ठीक। तो डेट पाम का ओरिजिन जो प्लेस है वो क्या है? इराक है। स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर पूसा नन्हा वेराइटी ऑफ पपाया, पपाया की एक वेराइटी है जिसका नाम है पूसा नन्हा, और इसको जब ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं, जब इसकी प्लांटिंग करते हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रूट टू रूट डिस्टेंस, इसको हम कितना रखते हैं? 1.25 बोले तो 1.25 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और 1.25 मीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। ठीक। ये पूसा नन्हा जो वैरायटी है ये पपाया की एक ड्वार्फ वैरायटी है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करी जाती है, यानी कि सघन प्लांटिंग इसमें कर सकते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक पौधा लगा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीची, कौन सा स्टेट है जो लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो आपका बिहार है। एक गाना भी बना है, मुजफ्फरपुर के लीची टाइप का गाना है। अब मैं इसको यहाँ कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, थोड़ा सा वैसा गाना है, लेकिन मैंने सुना है, डीजे में बजता है तो कान सुन लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी फेमस है। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में लीची सबसे अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। ठीक। ओनियन वेराइटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड हैविंग येलो कलर, जो ओनियन वेराइटी है ये एक्सपोर्ट करने के लिए और इसमें येलो कलर होता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। क्या है?
फूले स्वर्णा। फूले स्वर्णा जो है ये ओनियन की एक वैरायटी है जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए यूज करी जाती है। और इसको एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, येलोइश और वाइट कलर का होता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कौन सी वैरायटी है ये? फूले स्वर्णा। किसकी वैरायटी है? ओनियन की वैरायटी है। एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस आर ड्यू टू द बोरान डिफिशियंसी। इसको अभी जब सॉइल साइंस जब ख़त्म हुआ है तो सॉइल साइंस में मैं बोरान जब पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जो सिट्रस होता है, सिट्रस का जो हार्ड कोट होता है, सिट्रस का जो छिलका होता है, यानी कि जो नींबू होता है, नींबू का जो सबसे ऊपर का छिलका होता है जो हरे कलर का या पीले कलर का होता है, वो अगर टाइट हो गया है, देखने में ऐसा लगता है कि नींबू सूख गया है, जबकि अंदर उसके रस होता है, बाहर से देखने में लगता है सूखा हुआ है, बहुत टाइट टाइट सा उसका जो छिलका होता है वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बोरान की डिफिशियंसी की वजह से। इसके बाद बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2। बोले तो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन बी का नाम होता है, साइंटिफिक नेम है विटामिन B2 का। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, जो कि बेल में पाया जाता है। बेल जो शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, बेल का शरबत भी बनता है, बेल की मिठाई भी बनती है, बेल का टाफ़ी भी बनती है, और इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। फिलहाल ऐसे समझो कि बेल में विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, और विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? केमिकल नेम जो है वो है राइबोफ्लेविन। लीव्स ऑफ बेल आर यूज फॉर ऑफर लॉर्ड शिव। भगवान शंकर जी को चढ़ाने के लिए बेल की पत्तियों का यूज किया जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फिग रस्ट। फिग रस्ट जो होता है, फिग एक तरीके का फल होता है, इसमें एक रस्टिंग लगती है। रस्टिंग क्या होता है? ये मैंने पैथोलॉजी जो पढ़ाया है, पैथोलॉजी में मैंने डिटेल में बताया था रस्टिंग कैसी होती है। ऐसे समझो कि लगता है कि जो फल है हमारा या अफेक्टेड पार्ट जहाँ पर रस्टिंग लगी होती है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी ने बुरादा छिड़क दिया हो, जंग का मतलब लोहे में जो बुरादा, लोहा में जब जंग लग जाती है तो जिस कलर का वो ब्राउन कलर का जो लग जाता है, कत्थे कलर का, उसी टाइप का रस्टिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट ऑफ फिग। ये होता क्यों है? फिग रस्ट जो होता है वो होता है क्रोटोलियम फिजी। किससे की वजह से होता है? क्रोटोलियम फिजी, सॉरी सीरोटोलियम फिजी। ये सीरोटोलियम फिजी से होता है क्या? फिग रस्ट होता है। पीच लीफ कर्ल वायरस, इसमें क्या होता है? सॉरी, पीच लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय फंगस। जो पीच का लीफ कर्ल होता है, पीच बोले तो एक तरीके का ये भी फल होता है, ये डेसिडुअस प्लांट होता है, टेम्परेट रीजन में उगाया जाता है। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सब भी मैंने पढ़ाया है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में, डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ो, और मैं तो आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि वहाँ से आप एक बार पढ़ के तब इसको देखिए, तो इससे आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। एक तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, तो कभी कोई फसल, कभी कोई फसल, कभी कोई फसल, एक एक लाइन में फसल चेंज हो रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन नहीं लीजिए। इसमें जैसे मान लीजिए मैंने पीच बोला, तो पीच आप उसमें जाएंगे, पीच वाला लेक्चर देख लेंगे तो अच्छे से आपको पीच लीफ कर्ल समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं बताऊँ तो इसका जो लीफ कर्ल होता है एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस इस फंगस की वजह से फैलता है, फिर ये आता है, क्या करता है? टेफिरेना डिफॉर्मिस। क्या होता है? टेफिरेना डिफॉर्मिस जो होता है वो पीच में लीफ कर्ल आता है। इसकी वजह से जो पीच की पत्तियां होती हैं उसमें कर्लिंग हो जाती हैं, पत्तियां अजीब टाइप से मुड़ जाती हैं, इसी को बोलते हैं पीच लीफ कर्ल। इसके बाद है सैन जोन स्केल इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है। सैन जॉन स्केल इज़ द मोस्ट सीरियस सैन जॉन स्केल इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल में ये बीमारी लगती है। इसके बाद है कॉफ़ी लीफ रस्ट। कॉफ़ी के में कॉफ़ी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में एक तरीके का रस्ट लगता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हिमेलिया वेस्टर्टिक्स। इसको भी याद कर सकते हैं, हिमेलिया वेस्टर्टिक्स। केंट इज़ द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की एक म्यूटेंट वेराइटी है जिसका नाम है केंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है,
इसको भी आप याद कर लेना। देखो सीधे सीधे बात, जो समझाने वाली चीज़ है उसको मैं समझा रहा हूँ, जो रटने वाली चीज़ है उसको सीधे सीधे रटना पड़ेगा। जैसे केंट कॉफ़ी की वैरायटी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। केंट कॉफ़ी की वैरायटी है तो है, केंट एक म्यूटेंट वैरायटी है तो है। म्यूटेंट वैरायटी का मतलब ऐसी वैरायटी जो म्यूटेशन की वजह से बन गई, मतलब कोई कॉफ़ी का कोई एक पौधा रहा होगा, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो उसका जो सीड निकला उससे जो पौधा बना वो दूसरे तरीके से बना, मतलब अपनी माँ की जैसा नहीं था वो पौधा। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन की वजह से थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया, उसको जब एक वैरायटी के रूप में डेवलप कर लिया गया तो हम उसको बोलते हैं म्यूटेंट वैरायटी। इसके बाद है रेखा, स्वर्णा रेखा और उसके बाद रजत। ये सब क्या हैं, ये हैं ट्यूबरोज वायरसेस। ठीक, ये ट्यूबरोज के सॉरी स्वर्ण रेखा और रजत, ये सब ट्यूबरोज की वेराइटीज़ हैं। ये लिखने में गड़बड़ हो गया है। ये क्या है, रेखा, स्वर्ण और रेखा, स्वर्ण रेखा और रजत। रेखा, स्वर्ण रेखा और रजत, ये तीन वेराइटी किसकी हैं, ट्यूबरोज की ये वेराइटी हैं। ट्यूबरोज क्या होता है, एक तरीके का ये फ्लावर होता है। पॉली एम्ब्रॉयनी प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। कौन सा ऐसा फ्रूट क्रॉप है जिसके अंदर पॉली एम्ब्रॉयनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रॉयनी के मतलब एक ही सीड में अमूमन क्या होता है कि एक एम्ब्रॉय पाया जाता है, एक सीड के अंदर एक एम्ब्रॉय पाया जाता है। लेकिन जब पॉली एम्ब्रॉयनी हो जाती है किसी में तो एक ही सीड के अंदर दो एम्ब्रॉय मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। तो ये किस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है मैंगो में, सिट्रस में और जामुन में। आप लोगों ने देखा होगा मैंगो, एक मैंगो होता है और उसी से चिपका हुआ एक और मैंगो लगा होता है। आपने ऐसा देखा होगा, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, आम के बगीचे में आप रहते हैं, देखे हैं, आम से फेमिलियर हैं, तो आपको ऐसा दिखा होगा कि एक आम से बिल्कुल चिपका हुआ दूसरा आम रहता है। तो बेसिकली वो होता एक ही आम है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर का जो एम्ब्रॉय है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो लगता है कि दो आम हो गया है। और गांव में लोग इसको क्या कहते हैं कि कर्जा खाए रहा ही ना, तो इसके ऊपर चपक गया है, समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। इसके बाद जो अगला है वो क्या है, व्हेन पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोफिलस। देखो मैंने बताया था, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन किसी न किसी के माध्यम से होता है, चाहे वो एयर के माध्यम से हो, चाहे किसी वर्ड के माध्यम से हो, चाहे फिर वो इंसेक्ट के माध्यम से हो, या फिर मधुमक्खी जो वी होती है उसके माध्यम से हो, या फिर किसी अन्य के माध्यम से हो। एक परागकण दूसरे पौधे तक जाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वही होता है पॉलिनेशन का मीडियम। तो पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, अगर इंसेक्ट की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिमोफिलस। एंटमोलॉजी में इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि एंटिमोफिलस क्या होता है, पॉलिनेशन जब इंसेक्ट की वजह से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तब हम बोलते हैं एंटिमोफिलस। पॉलिनेशन इन मैंगो कैरिड आउट। मैंगो के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, मैंगो के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाई बोले तो म्यूजा डोमेस्टिका की वजह से होता है। मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो हाउस फ्लाई होती है, जो घर में मक्खी होती है, इसी मक्खी की वजह से होता है। ये मक्खी आम के जो बौर लगते हैं उसी पे बैठती है और पॉलिनेशन कर देती है। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पर पॉलिन का ट्रांसफ़र कर देती है, इसी वजह से उसमें पॉलिनेशन आराम से हो जाता है। पॉलिनेशन इज फिग। फिग में किस तरीके का पॉलिनेशन होता है, फिग में पॉलिनेशन करने के लिए फिग एक वेस्प होता है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है वेस्प, ये भी फिग के ऊपर पाया जाता है और ये फिग में पॉलिनेशन करवाने का काम करता है। ठीक, पॉलिनेशन इन ऑयल पाम। जो ऑयल पाम होता है जिससे पाम ऑयल निकलता है, ये ज़्यादातर जो इंडोनेशिया है वहाँ पर होता है, इसी से वनस्पति तेल बनाया जाता है जो फिर इंडिया में बेचा जाता है। इंडिया वाले तेल बहुत खाते हैं, तो जो आप मोमोज खाने जाएंगे या अगर किसी ठेले पे जाएंगे जो आपको उसमें तेल दिखता है जो कढ़ाई में, वो अधिकतर पाम ऑयल ही होता है। तो इसमें जो पाम ऑयल है, इसी पाम ऑयल में पॉलिनेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो वीविल की वजह से होता है। वीविल मतलब घुन होता है, सबसे सिंपल भाषा में बोलें तो वीविल का मतलब होता है घुन।
ये क्या करता है, पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इसी वजह से इसमें पॉलिनेशन का जो काज होता है, जिसमें ऑयल पॉम जो होता है, इसमें पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है, ऑयल पॉम में पॉलिनेशन होता है वीविल की वजह से। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इसबगोल एंड सर्पगंधा, सर्पगंधा और इसबगोल का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, वो है इंडिया। औषधीय पौधा होता है, मेडिसिनल प्लांट है, ओरिजिन इसका कहाँ पर है, इंडिया में है। कौन कौन सा, इसबगोल और सर्पगंधा, इसका इंडिया में है। बेल फालसा का भी इंडिया में ही है और ऑर्किड का भी इंडिया में है। क्या क्या, इसबगोल, सर्पगंधा, बेल, फालसा और ऑर्किड, ये सभी कहाँ पर, इनका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, सबका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक, इसके बाद अब अगर हम आगे बात करें, डबल सेंचुरी इज द वैरायटी ऑफ, डबल सेंचुरी एक वैरायटी है, किस पौधे की वैरायटी है, ये है किस क्रॉप की वैरायटी, कोकोनट की वैरायटी। कोकोनट की वैरायटी कौन सी है, डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी किसकी वैरायटी है, कोकोनट की। ठीक, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे अच्छा फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, मैंगो स्टीम को बोलते हैं। काफ़ी सोफेस्टिकेटेड टाइप का फ्रूट होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। इसको किसको बोलते हैं, मैंगो स्टीन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डायोसियस फ्रूट प्लांट, ऐसा फ्रूट प्लांट जो डायोसियस होता है। एक तो मोनोसियस पढ़ाया है, मैंने डायोसियस पढ़ाया है। डायोसियस का मतलब, डायोसियस का मतलब होता है जब किसी पौधे में एक ही पार्ट पाया जाता है और पॉलिनेशन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको हम डायोसियस कहते हैं। मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, गाइनोडायोसियस क्या होता है, ये सभी जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको सबको मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में खूब डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर की जो सीरीज पढ़ाई गई है फ्रूट की और वेजिटेबल की, आप वो दोनों अच्छे से देख लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि फिर इसके बाद फिर आपको हार्टिकल्चर में वेजिटेबल और फ्रूट वाला जो चैप्टर्स हैं, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने उसमें अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है, आपको अच्छा भी लगेगा। तो डायोसियस का मतलब यही होता है कि जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे कि पपाया में, डेट पाम में और ग्रेप में मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। गाइनोडायोसियस फिग और पपाया, या तो फिर फीमेल होगा या तो फिर अलग होगा, समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं गाइनोडायोसियस। तो गाइनोडायोसियस फ्रूट क्या होता है, गाइनोडायोसियस में फिग और पपाया आता है। ठीक, पोलू बीटल एक तरीके का बीटल होता है, ये किसका पेस्ट होता है, ये ब्लैक पीपर में लगता है। पोलू जो बीटल होता है, एक तरीके का बीटल इंसेक्ट होता है, ये किस में लगता है, ये आपका ब्लैक पीपर बोले तो काली मिर्च में लगता है। पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल, जो स्वीट पोटैटो वीविल है, इसका कौन सा पेस्ट है, ये है साइलस फार्मिकेरिस। साइलस फार्मिकेरिस ये किसका है, पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो बोले तो गंजी का एक पेस्ट होता है, क्या, साइलस फार्मिकेरिस। पूसा चिकनी इज द वैरायटी ऑफ स्पंज गार्ड। स्पंज गार्ड समझते हैं, स्पंज गार्ड होता है तोरई। ठीक, तोरई को क्या बोलते हैं, स्पंज गार्ड। इसी का जब ये पक जाता है तो इसका सीड जब निकल जाता है, काला काला सीड होता है, सीड निकाल लो और ऊपर का जो हरा कलर होता है, हरे कलर का जो छिलका होता है, सूखने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तब जब उसको उजाड़ दो और सीड भी निकाल लो, मतलब ऊपर के छिलके को निकाल लो और अंदर का जो सीड है उसको निकाल लो, तो एक बढ़िया अच्छा सा स्पंज बन जाता है, जिसको बर्तन धुलने में और पहले के लोग उसको शरीर रगड़ने में करते थे, साबुन लगा के उससे रगड़ लो, शरीर अच्छे से साफ हो जाता है, मैल निकल जाती है, तो उसको स्पंज गार्ड बोलते हैं। इसी की एक वैरायटी है कौन सी, पूसा चिकनी। इसकी खासियत क्या है कि जो पूसा चिकनी वैरायटी है, इसके अंदर फाइबर कम मात्रा में पाया जाता है। मतलब जब हम सब्जी काटते हैं तो, या जब हम उस सब्जी को खाते हैं, स्पंज गार्ड को खाते हैं, तो हमारे दांत में जो फंसता है उसी को हम बोलते हैं फाइबर। ठीक, जो रेशा होता है, तो पूसा चिकनी के अंदर रेशा कम पाया जाता है, इसी वजह से चिकनी होती है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है पूसा चिकनी। द क्लोव रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग गार्लिक पर हेक्टेयर, जैसा कि मैंने बताया था कल कि जो गार्लिक बोले तो लहसुन होता है, इसके ट्रांसप्लांटिंग और प्लांटिंग के लिए, इसकी सोइंग के लिए हमको क्लोव की ज़रूरत पड़ती है। मतलब
लहसुन का एक एक जवा जब हम निकालते हैं तो उसको हम क्लोव बोलते हैं, हिंदी में जवा कहते हैं, हमारे इधर एरिया में उसको जवा कहते हैं। लहसुन का एक जवा, दो जवा, और पूरे लहसुन को आड़ी कहते हैं। एक एक जवा निकाल के लहसुन की प्लांटिंग करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिर बाद में वहाँ से एक पौधा बन जाता है। तो क्लोव की कितनी ज़रूरत पड़ती है? तो 500 किलोग्राम अगर आपके पास लहसुन का क्लोव है तो वो आपका 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए सफिशिएंट होता है। कुकुम्बर नेटिव ऑफ, कुकुम्बर जो होता है, कुकुम्बर का बोले तो खीरा, खीरा का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? इंडिया है। ठीक, इसको भी आप जरूर याद कर लेना। ये सब चीज़ें वन लाइनर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। अगर ये आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है तो बार बार आप इसको पढ़िए। और अगर आप बहुत आलसी टाइप के हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही वीडियो को कई बार आप देखिए। ऐसा नहीं कि आज ही 3 बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आज देखिए, 2-3-4 दिन बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद देखिए, 15 दिन बाद देखिए। इस तरीके से बार बार देखेंगे या बार बार आप पढ़ेंगे या बार बार आप सुनेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। वाटरमेलन जो है ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। तरबूज का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। स्पंज गार्ड इज लूफा सिलेंड्रिका। लूफा सिलेंड्रिका जो है वो स्पंज गार्ड का बॉटेनिकल नेम होता है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज, रोज का सबसे सीरियस डिजीज है वो क्या है? डाई बैक। मैंने बताया था जब सॉइल साइंस पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डाई बैक का मतलब होता है पौधा जब सबसे ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि पौधे का सबसे ऊपरी पार्ट सूखता है, फिर धीरे धीरे वो जो सूखने की प्रक्रिया है वो नीचे तक बढ़ती जाती है और पौधा अंत में बिल्कुल सूख के डेड हो जाता है। तो जो आपका गुलाब है, गुलाब में सबसे जो सीरियस डिजीज़ होती है वो होती है डाई बैक। इसमें क्या होता है कि गुलाब का सबसे ऊपरी पोर्शन सूखना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे नीचे जड़ तक सूख जाता है। टिश्यू कल्चर इज़ कॉमन इन ऑर्किड। ऑर्किड का जो ऑर्किड क्या होता है कि एक तरीके का यह फ्लावर होता है, फ्लोरिकल्चर के अंदर इसको हम पढ़ते हैं ऑर्किड को। ऑर्किड एक तरीके का फ्लावर होता है जिसके प्रोपोगेशन के लिए हम टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। मतलब ये माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर आता है। काफ़ी इसका जो टिश्यू कल्चर बनाते हैं लैब में बनाते हैं और फिर इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं या इसका प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक, तो ऑर्किड के प्रोपोगेशन के लिए किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? टिश्यू कल्चर का। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपके जो सुझाव हैं कमेंट करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।